जैगम मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने दो केस स्टडीज को लिया था। पहला था मारो मारो ठाए ठाए। इस केस स्टडी के जरिए हमने जाना यूपी पुलिस की एक अन्य विशेषता के बारे में। जब यूपी पुलिस मुंह से गोलियां दाग सकती है तो फिर रिवॉल्वर चलती है या नहीं इसकी परवाह कौन करेगा। दूसरा केस था चांद तारा की आत्मा उतर आई। इसी के जरिए हमने जाना कि ये मामला एक बार फिर भूत प्रेतों के बयान दर्ज करने से जुड़ा हुआ था। इन दोनों ही केस स्टडीज के बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अन्य केस स्टडी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का केस स्टडी है और सलीम भाग गया। इस केस स्टडी में हम जानेंगे कि पुलिस जो है वो सही काम करती भी है कई बार, लेकिन ज्यादा शातिराना बनने के चक्कर में या ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपना खुद का कबाड़ा कर लेती है। यही इस केस में हमें सुनने को मिलेगा। चलिए। और सलीम भाग गया। मुरादाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का मशहूर और ऐतिहासिक शहर है। फिलहाल ये जिला और मंडल मुख्यालय है, लेकिन एक जमाने में इस जगह पर चौपला नाम का छोटा सा गांव था। मुगल सम्राट बादशाह ने अपने सेनापति रुस्तम खान दक्खिनी को संभल का गवर्नर बनाकर भेजा। उसे कठेर और लोध बागियों को संभालने और इलाके में होने वाली लूटपाट रोकने की जिम्मेदारी दी गई। ये सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में भी पढ़ा था शहरों की ऐतिहासिकता के बारे में, लेकिन अब जरा उसका और एक्सटेंड करके बताया जा रहा है। रुस्तम खान ने कठेरों को हिमालय की तलहटी में धकेल दिया, लेकिन अब उसे संभल से थोड़ा आगे एक सीमा चौकी की जरूरत थी। उसने वर्ष 1625 के आसपास रुस्तम नगर नाम से यहाँ एक शहर की नींव रखी। किसी ने बादशाह को भड़का दिया कि आज रुस्तम अपने नाम पर शहर बसा रहा है, कल खुद मुख्तार हो जाएगा। बादशाह ने रुस्तम को आगरा दरबार में तलब कर लिया। इसके बाद मुगल शहजादा मुराद बख्श के नाम पर इस जगह का नाम मुरादाबाद कर दिया गया। रुस्तम खान बाकायदा मुरादा बख्श को यहाँ लेकर आया और एक शानदार जुलूस निकाला गया। ये जुलूस आज के दिल्ली, रामपुर, लखनऊ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर राम गंगा नदी के किनारे बनी मौजूदा जामा मस्जिद पर जाकर खत्म हुआ। जिस रास्ते से जुलूस निकाला गया उसे शाह राह नाम दिया गया। जब अंग्रेज शासक हुए तो उन्होंने उसका नाम बदलकर प्रिंस रोड कर दिया। तब से आज तक भी ये सड़क प्रिंस रोड के नाम से ही जानी जाती है। चलिए, बीजेपी का एक काम तो हल्का किया। पुलिस प्रशासन के नजरिए से भी मुरादाबाद काफी अहम है। अंग्रेज शासकों ने 1901 में यहाँ एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की थी। आजादी के बाद इसे पुलिस अकादमी का दर्जा मिला और कुछ वर्ष पहले इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कर दिया गया। तो ये केस जो है 2002 से 3 के बीच का केस है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उससे कुछ वर्ष पहले जो है वहां बसपा का शासन था, तो संभवतः इसका नाम बदलकर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी किया गया, तो मैं समझती हूँ ये मायावती जी के शासन काल में ही हुआ होगा। इस अकादमी को यूपी पुलिस का गुरुकुल कहा जाता है, जहां आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के तमाम अधिकारियों को आला प्रशिक्षण दिया जाता है। इस लिहाज से मुरादाबाद में पुलिस और जगहों से बेहतर होनी चाहिए, लेकिन एक कहावत है ना कि क्या काबुल में गधे नहीं पाए जाते, या एक अन्य कहावत भी है, चिराग तले अंधेरा। राज्य की सबसे बड़ी पुलिस अकादमी वाले शहर मुरादाबाद में पुलिस इतिहास की एक अनोखी घटना घटी। इस घटना के सूत्रधार प्रिंस रोड के आखिरी सिरे पर बसे मोहल्ले मुगलपुरा का निवासी था। बात तकरीबन 2003 की है। एक मामले की सुनवाई जिला एवं सेशंस कोर्ट यानी जिला न्यायालय में चल रही थी। उस रोज सलीम नाम के एक शख्स की गवाही होनी थी। सलीम मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा इलाके में रहता था। पुलिस का कहना था कि उसने कुछ दिन पहले शहर के काशीपुर तिराहे के पास एक एनकाउंटर किया था। इस मुठभेड़ में 2 आरोपी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए थे, जबकि एक पुलिस पर फायरिंग करते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। खैर, तय वक्त पर अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। अदालत में दरोगा जी का नाम पुकारा गया। दरोगा जी आगे बढ़े। उनसे कहा गया कि वे कटघरे में आकर खड़े हो जाएं। दरोगा जी हांफते कांपते अपनी हिलती हुई तोंद संभालते विटनेस बॉक्स में आकर खड़े हो गए। अब बारी थी सवाल जवाब की। अदालत में जज साहब ने दरोगा से सवाल करने शुरू किए। हाँ तो दरोगा जी,
जज साहब ने कहा तो दरोगा जी जरा संभल कर खड़े हो गए। जी हुजूर, उन्होंने जवाब दिया। आपका क्या मामला है? जज साहब ने पूछा। हुजूर, एनकाउंटर का है। आपने एनकाउंटर किया था? जज ने फिर सवाल किया। जी हुजूर। अभी तक आपने कुल कितने एनकाउंटर कर चुके होंगे? हुजूर, ऐसे तो याद नहीं, लेकिन हाँ 20 साल से ज्यादा की सर्विस हो गई, इस दौरान कई हो गए। ये केस डायरी में दर्ज मामला क्या तुमने अपने हाथ से लिखा था? जी हुजूर। ठीक है, पढ़कर सुनाओ, जज साहब ने आदेश दिया। दरोगा जी ने केस डायरी में दर्ज वारदात पढ़नी शुरू की। हुजूर, नवंबर 2002 की बात है। सर्दियां शुरू हो गई थी। उन दिनों मेरी ड्यूटी रात्रि गश्त में लगा दी गई थी। उन दिनों मैं सरकारी जीप में 3 कांस्टेबल और एक ड्राइवर के साथ रोजाना रात्रि गश्त करता था, मतलब पेट्रोलिंग करता था। उस दिन भी हम सभी लोग गश्त पर निकले थे। रात के कोई 12 या 1 बजे के बीच का टाइम होगा। पुलिस पार्टी गश्त करते हुए शहर के काशीपुर तिराहे पर पहुंची। वहां से हम थोड़ी ही आगे बढ़े थे कि हमें 3 युवक वहां खड़े नजर आए। वे लोग अंधेरे में खड़े आपस में कुछ बात कर रहे थे, शायद कोई योजना बना रहे होंगे। जैसे ही उन पर पुलिस जीप की हेडलाइट से रोशनी पड़ी, वे कुछ असहज से हुए। वे समझ गए कि गाड़ी पुलिस की है। पुलिस की गश्ती वाहन आता देखकर वे दूसरी दिशा की तरफ भागने लगे। फिर वे अचानक तेज तेज कदम से चलने लगे और हमें उन पर शक हुआ। आगे क्या हुआ, जल्दी जल्दी बताओ, जज साहब ने कहा। हुजूर, होता क्या? हमें लगा कि वे भाग रहे हैं, तो हमने उन्हें आवाज देकर रुकने को कहा, लेकिन वे रुकने की बजाय विपरीत दिशा में तेजी से भागने लगे। पुलिस पार्टी में शामिल कांस्टेबल और मैं गाड़ी से उतरकर उनके पीछे भागे। हमने ललकार कर उनसे ठहरने के लिए कहा, मगर वे नहीं रुके। वे तीनों युवक ठहरने की बजाय अंधेरे में आड़ लेने की कोशिश करने लगे। हमने उनका पीछा करना जारी रखा तो उन लोगों ने बौखलाकर हम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी पर गोलियां चली तो हमारे सिपाहियों ने भी जब गोली का जवाब गोली से दिया। अंधेरे में कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही अंदाजे से हम उस तरफ फायरिंग करते रहे। इसके बाद हुजूर, कुछ देर बाद उनकी तरफ से फायरिंग रुक गई। हम समझ गए कि आरोपियों के पास या तो गोलियां खत्म हो गई हैं या वे ढेर हो गए हैं। यह भी लगा कि शायद वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। हम सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। आगे एक गली थी। इस गली के मोड़ पर हमने देखा कि 2 बदमाश जख्मी हालत में पड़े हैं। एक के शरीर में गोली लगी थी, जबकि दूसरे की टांग जख्मी थी। हमने तीसरे युवक की तलाश की। वे वहीं छिपा हुआ था। हमारे सिपाहियों ने उसे खोज भी लिया, लेकिन उसके पास कारतूस अभी बाकी थे। उसने फिर से फायर किए। हमने भी जवाब दिया। तो क्या वे पकड़ा गया? अब की बार सवाल बचाव पक्ष के वकील की तरफ से आया। नहीं, दरोगा जी ने कहा। वह बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। वह लगातार फायर कर रहा था। क्योंकि हमने 2 बदमाश जिंदा पकड़ लिए थे, सो हमने तीसरे का ज्यादा पीछा करना मुनासिब नहीं समझा। हमें मालूम था कि दोनों घायल बहुत गंभीर अवस्था में नहीं है। होश में आएंगे तो तीसरे अपराधी का पता अपने आप बता देंगे। इसके बाद पुलिस पार्टी दोनों घायलों को लेकर जिला अस्पताल आ गई। अस्पताल में मरहम पट्टी के बाद हम दोनों बदमाशों को थाने लेकर आए। पूछताछ के दौरान उन दोनों ने फरार बदमाश की पहचान थाना मुगलपुरा निवासी सलीम के तौर पर की। तो आपका कहना है कि पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने वाला तीसरा बदमाश सलीम था? जज साहब ने पूछा। जी हुजूर, दरोगा जी ने जवाब दिया। बचाव पक्ष को कुछ कहना है? जज साहब ने बचाव पक्ष के वकील की तरफ रुख करते हुए पूछा। जी हुजूर। बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ और उसने दरोगा जी से सवाल करने शुरू किए। दरोगा जी, आपको अंधेरे में साफ साफ नजर आता है? जी, काफी हद तक, दरोगा ने जवाब दिया। चश्मा लगाते हैं आप? वकील ने पूछा। जी नहीं, बिना चश्मे के कितनी दूर देख सकते हैं? वकील ने नया सवाल दागा। मेरी नजर एकदम ठीक है। आपने अपनी आंखों से सलीम को गोलियां चलाते हुए देखा था? बचाव पक्ष के वकील अब मुद्दे की बात पर आ गए। जी हाँ, मैंने खुद देखा था और बहुत अच्छी तरह से देखा था। मैं उसको भला कैसे भूल सकता हूँ? दरोगा ने अपना लहजा थोड़ा मजबूत करते हुए कहा। एक बार फिर सोच लीजिए दरोगा जी। जी, बिल्कुल सोच लिया। आपकी याददाश्त एकदम दुरुस्त है? वकील ने फिर सवाल किया। जी बिल्कुल, मुझे अपनी याददाश्त पर पूरा यकीन है।
अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि सलीम के किस हाथ में तमंचा था? दाहिने हाथ में, दरोगा जी ने कहा। पक्का? हाँ, एकदम पक्का। इस बार दरोगा जी की आवाज में पहले से भी ज्यादा विश्वास था। ठीक है, मुझे बस इतना ही पूछना था, वकील ने कहा। दरोगा जी अपनी जगह वापस लौटने लगे तो वकील ने उनसे ठहरने को कहा। आपसे सवाल नहीं पूछना है, लेकिन आप अभी रुकिए। आपसे जाने को नहीं कहा गया, वकील ने दरोगा से कहा। दरोगा जी अंदर से तो काफी भुने, लेकिन अदालत का आदर करके चुपचाप खड़े हो गए। अब वकील एक बार फिर जज साहब की तरफ मुखातिब हुआ। हुजूर, मैं एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ, वकील ने जज से कहा। लेकिन दरोगा जी को तो जाने दो, जज ने जरा सवालिया लहजे में कहा। जज साहब, दरोगा जी चले जाएंगे, बस इनसे अपने गवाह की शिनाख्त करा लें, अगर आप इजाजत दें तो, वकील साहब ने कहा। जज साहब ने इशारा करते हुए इजाजत दे दी। अब वकील साहब ने एक गवाह को इशारा किया। इशारा पाकर वह व्यक्ति अपनी बैसाखी संभालते हुए और फिर उस बैसाखी के सहारे तकरीबन गिरता पड़ता हुआ कटघरे में आकर खड़ा हो गया। ये कौन है? जज साहब ने पूछा। हुजूर, ये तो दरोगा जी ही बताएंगे। दरोगा जी, क्या इस शख्स को पहचानते हैं? वकील साहब ने सवाल किया। हुजूर, मैं इसे नहीं जानता। हैरानी की बात है, आप इसको कैसे नहीं जानते? मैं भी हैरत में हूँ। इस व्यक्ति का इस केस से क्या संबंध है? संबंध तो है दरोगा जी, आप अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए। दरोगा जी ने थोड़ा सोचा और फिर उसको पहचानने से इनकार कर दिया। आपने सलीम को देखा है? वारदात की रात ही देखा था, तब से वे फरार है, दरोगा जी ने जवाब दिया। आपको किसने बताया कि फायरिंग करने वाला युवक सलीम ही था? उसके साथियों ने? आपने बाद में पुष्टि की थी कि सलीम है कौन? इसमें पुष्टि की क्या बात है? उसके साथियों ने नाम लिया और हमने उसकी तलाश शुरू कर दी। बस यहीं आप गच्चा खा गए दरोगा जी। वकील ने जब ये कहा तो दरोगा जी थोड़ा हैरत में पड़ गए। उनका चेहरा हजार सवाल पूछता नजर आया। आंखों में विस्मय साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें अपनी तफ्तीश पर भरोसा था। भला अपराधी पुलिस की मार के सामने झूठ बोल सकता है क्या? उन्होंने जोर देकर कहा कि सलीम को वे पहचानते हैं, लेकिन यह व्यक्ति कौन है उनको खबर नहीं। यह जो बिना टांग और बिना उंगलियों वाला आदमी आपके सामने खड़ा है, यह नसीर का पुत्र सलीम है, जिसे आप मुख्य आरोपी बता रहे हैं। वकील साहब ने कहा तो पूरी अदालत में एक बार को सन्नाटा सा छा गया। जज से लेकर अदालत में मौजूद तमाम लोग चौंक गए, सिवा उसके जो सलीम के साथ आए थे। यह नहीं हो सकता, दरोगा जी ने यह बात कही जरूर, लेकिन उनकी आवाज में पहले सा विश्वास न था। थोड़ी हताशा और थोड़ा अविश्वास उनके लहजे में झलक रहा था, लेकिन वकील के चेहरे पर अब विजयी मुस्कान थी। हो नहीं सकता दरोगा जी, यही सलीम है। हमने इसके पहचान पत्र और तमाम प्रमाण पत्र अदालत में जमा कराए हैं, आप इत्मीनान के साथ तस्दीक कर लीजिए। वकील ने कहा तो दरोगा जी ने एक बार फिर गर्दन अविश्वास में झटकी, लेकिन गर्दन झटकने से सच बदलने वाला न था। पूरी अदालत हैरान थी। जिसे पुलिस गोली चलाते हुए भागने का आरोपी बता रही थी, उस शख्स के जिस्म की एक टांग जड़ से ही नहीं थी। वह अपने दाएं हाथ से तमंचा छोड़िए कुछ भी नहीं पकड़ सकता था। इधर दरोगा जी की तहरीर में लिखा था कि सलीम दाएं हाथ से फायरिंग करता हुआ अंधेरे में भाग निकला। दरोगा जी को काटो तो खून नहीं, पूरा केस ही पलट गया। पुलिस की कहानी में मुगलपुरा के जिस सलीम को आरोपी बनाया गया था, वह शारीरिक रूप से अपराध करने में अक्षम था। केस में अब बचा ही क्या था? जज साहब ने पूरे केस को ही फर्जी मान लिया। अदालत ने मामले से जुड़े बाकी दो आरोपियों को भी बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन क्या वे दोनों आरोपी वाकई निर्दोष थे? क्या ये केस सचमुच फर्जी था? शायद नहीं। फिर आखिर हुआ क्या? हालांकि पुलिस फर्जी मुठभेड़ करने के लिए खासी बदनाम है, लेकिन ये केस फर्जी न था। दरअसल दरोगा जी ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में फंस गए थे। उस रात काशीपुर तिराहे के पास मुठभेड़ भी हुई थी और गिरफ्तारियां भी, लेकिन दरोगा जी को लगा कि बस दो मामूली चोरों को पकड़ने भर से कोई बड़ा इनाम नहीं मिलेगा।
अस्पताल से छुट्टी दिलाकर दोनों आरोपियों को उस रात पुलिस थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद रिवायत के मुताबिक दोनों युवकों की जमकर कुटाई की। पुलिस चाहती थी कि अगर पकड़े गए युवक एक दो साथियों के नाम और बता दें तो आपराधिक गिरोह बताकर ज्यादा वाहवाही लूटी जा सकती है। पुलिस ने मार कूट करके उनसे गिरोह के दूसरे साथियों के नाम पूछे। इन दोनों बदमाशों में एक बेहद शातिर था। उसे पता था कि मोहल्ले में रहने वाला सलीम शारीरिक रूप से अक्षम है। हालांकि सलीम उस रात घटना स्थल के आसपास भी न भटका था, लेकिन दरोगा जी को तो प्रमोशन और इनाम की जल्दी थी। बदमाशों ने नाम बताया और दरोगा जी ने आगे की तफ्तीश किए बिना सलीम का नाम प्राथमिकी में दर्ज कर लिया। मोहल्ले में पुलिस ने जाकर पूछताछ की तो डर के मारे सलीम भाग निकला और पुलिस के हाथ नहीं आया। लेकिन पुलिस को यह ना पता था कि जिस सलीम का नाम आरोपियों के हवाले में लिखवा दिया गया है उसके हाथ पैर न भागने लायक है और न फरार होने लायक है। दरोगा जी ने पुलिस ट्रेनिंग में तमाम गुर सीखे थे, लेकिन सलीम नाम के जिस ट्रैप में उनको फंसाया गया था उससे बचने की कला न उन्हें आती थी। यकीनन इस मुकदमे के बाद उन्होंने ये कला जरूर सीख ली होगी। तो यहाँ पर एक केस स्टडी समाप्त होती है। इसके जरिए ये तो पता चलता है कि पुलिस भी हम लोगों की तरह ही एक आम इंसान है, उनसे भी गलतियां होती हैं। कभी कभी ज्यादा समझदार बनने के चक्कर में वे अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं, मुकदमा सही भी हो तब भी। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए और इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।